हाय, आई एम मंजीत कौर फ्रॉम मेडिकल एंड सर्जिकल सॉल्यूशन। मुझे यहाँ पे 14 ईयर्स हो गए काम करते हुए और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है और आगे भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। यहाँ पे हम सब टीम एक साथ वर्क करते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। यहाँ के जो बॉस हैं हमारे मिस्टर सतीश श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे इंसान हैं और एक हेल्पफुल इंसान हैं। उनके साथ हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक बॉस के साथ काम कर रहे हैं, एज ए फ्रेंड की तरह लगता है हमें कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। हेलो, मेरा नाम ऋतिक है। मैं मेडिकल सर्जिकल में 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल सर्जिकल के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ का वर्क कल्चर जो एक बॉन्डनेस है आपस में वो काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे सर काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी होती हैं। या मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल सर्जिकल के साथ काफ़ी अच्छा है। ठीक है। हेलो, मैं साहिल फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल और मेरा यहाँ पे मेनली वर्क जो है बिलिंग का है एंड डिस्पैच में हूँ और यहाँ हम सब मिलके काम करते हैं और मेनली पर्पस हमारा हॉस्पिटल्स का रहता है कि हम टाइमली सप्लाई करें ताकि उनको आराम से मतलब सर्जरी में कोई इशू ना हो। और इन्वायरमेंट हमारा बिल्कुल अच्छा है, फ्रेंडली नेचर सबका है और कस्टमर से हमारा जो रिलेशन बॉन्ड है वो भी अच्छा है। और हमारे बॉस सतीश श्रीवास्तव जी जो यहाँ के ओनर हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंडली में है बिहेवियर, जिससे क्या है कि सारे स्टाफ एंड सारा हॉस्पिटल एंड जो भी हमारा नर्सिंग होम्स हैं उनमें मतलब बात के लिए और जो ऑर्डर्स के लिए जो हमारा फ़्लो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे को जो सप्लाई एंड ऑर्डर जो मिलते हैं वो फ़ोन पे हो जाता है। हमारा जो है टॉकटिव नेचर है जो मतलब सबके साथ फ्रेंडली रहता है और जिससे क्या है कि हमारा सप्लाई में, पेमेंट्स में और सब कुछ अच्छा है। और मेडिकल सर्जिकल मेनली जो जाना जाता है टाइमली सप्लाई के लिए और फास्टली सप्लाई के लिए जाना जाता है और बाकी जो है सारा स्टाफ जो है वो गुडविल है। और जब मैं अशोक कुमार विजुअल आर्ट न्यूज़ से। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, पड़पड़गंज में। जैसा कि कहावत है, दिल्ली है दिल वालों के लिए और मुंबई है पैसे वालों के लिए। ये बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे दिल्ली में कई बार आया गया, लेकिन दिल्ली बहुत ही सच में बहुत ही अपनापन लगता है। देश की राजधानी नई दिल्ली और सच में दिल्ली को राजधानी इसीलिए बनाया गया शायद कि दिल्ली है दिल वालों के लिए और मुंबई है पैसे वालों के लिए। आज मैं ऐसे एक जगह पे हूँ जहाँ पे एक शख्स हैं सतीश कुमार श्रीवास्तव। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। शायद ये इन्होंने चरितार्थ करके वो दिखाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वाक्य को सत्य करके दिखाया है सतीश कुमार श्रीवास्तव ने। ये मेरे विचार से ये यहाँ पे 1997 में दिल्ली में कदम रखे थे और हमें ये पता है कि 1997 जब ये आए थे तो खाली हाथ ही यहाँ पे आए थे और अपना जीवन बसर करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे और दिन ब दिन वो स्ट्रगल करते गए, धीरे धीरे मेडिकल लाइन में आए और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जिनका हम बहुत कुछ कह सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियां हैं, बट मैं इनसे जानना चाहता हूं। मैं विशेष मिलना चाहता हूं सतीश श्रीवास्तव से और आप लोग भी मिलिए और ये बात समझिए कि अगर मंजिलें आप पाना चाहते हैं तो आप मेहनत से कतराए नहीं, मेहनत ही आपको बहुत कुछ बढ़ा सकता है। सतीश श्रीवास्तव सर, मैं चाहता हूं कि कुछ अपने जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय पहले दें और कैसे कैसे स्ट्रगल किए। मैं
बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत लोग को प्रमोट करता है, बहुत लोग सीखता है इससे, और हमारे साथ जो जो शख्स आते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि कई लोग ऐसे लोग से मिले हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। सतीश श्रीवास्तव सर, प्लीज़। नमस्कार विजुअल न्यूज़ के दर्शकों को, मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव है। 1997 5 मई को दिल्ली में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरा, और उस समय से आज तक दिल्ली में कुछ न कुछ हमारे साथ में चल रही है चीज़ें। 5 मई को आने के बाद में 7 मई से हमने दिल्ली में अपना एक जॉब स्टार्ट किया था, जो कि ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट का था, डोर टू डोर सेलिंग प्रोडक्ट था, जिसमें EPVX फैक्स कंप्यूटर वगैरह बेचना होता था। इससे मुझे शर्म वाली बात नहीं है, जो मेरी पहली सैलरी थी वो 1800 रुपये की थी माय गॉड दिल्ली में। और मैं डे 1 से जब भी दिल्ली आया या गया में जब मैं रहा, मैं गया से बिलोंग करता हूँ, और हमने केवल और केवल एक ही चीज़ सीखा कि मेहनत करना है और मेहनत करना है, रिजल्ट तो मिलेगा। और मेहनत का जो मेरे अंदर जज्बा जो आया है वो मेरे पिताजी से आया है। वो रेलवे में ड्राइवर थे, और उनको मैं देखता था कि दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, बारिश हो या ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तब भी कभी रात को 2 बजे निकल रहे हैं, कभी 3 बजे निकल रहे हैं, कभी 4 बजे सुबह निकल रहे होते। तो जब हम लोगों को रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता था, तब वो जाते थे अपने ड्यूटी करने के लिए। बारिश हो रही है, रेन कोट पहन करके झमाझम बारिश में बहुत तेज़ आंधी तूफान हो रहा है, तब भी वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बहुत टफ़ जॉब है। तो शायद मुझे वहाँ से ही सीखने को मिला कि मेहनत क्या चीज़ होता है। तो अंडरस्टैंडिंग मेरी वहीं से बड़ी मेहनत के बारे में। तब मैं छोटा था, बट समहाउ इतना तो समझ सकते हो कि आदमी, आपके घर में मेहनती कौन है। तो मेहनत शब्द मुझे वहाँ से समझने को, सीखने को मिला। तो दिल्ली में भी जब मैं आया तो 97 में जिस कंपनी में मैंने काम किया, उस कंपनी में जो लोग थे, डेली के 3-4 या मैक्सिमम 10 के उनकी कॉल एवरेज होती थी, 10 कस्टमर्स वो मिलते थे। मेरा जो एवरेज निकल के आता था 50, 60, 55, तो सब लोग वहाँ पे जो पुराने लोग मुझे बोलते थे कि तू इतना काम करेगा तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ और ही करना है, मेहनत करना है। करते करते एक जगह मैं गया जहाँ पे कि इंटरव्यू चल रहा था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैंने सिलेक्शन पाने के बाद में मैंने जॉब किया MR का, और 98 से 2001 तक एज ए मेडिकल रैप मैंने काम किया था। उसके बाद में मैं प्रमोट हो गया था एज ए ABM। फिर मैंने 2004 में प्रमोट हुआ एज ए RBM। उसके बाद में कारवां चलती रही, और मैंने 2011 में आकर के एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर नॉर्थ इंडिया में किसी कंपनी में था, एक MNC में था, और वहाँ से मैंने अपने जॉब को क्विट किया, और क्विट करके अपना काम स्टार्ट करा 2011 से। जब स्टार्ट किया था तो उस समय लगता था यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने गलती क्यों करी। क्योंकि वो कॉर्पोरेट जगत में जब आप काम करते हो तो वहाँ का लाइफ स्टाइल, 5 स्टार होटल में रहते हो, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे आते हो, जब आप नया काम स्टार्ट करते हो तो आपको सब लोग ऐसे करते हैं कि इसने काम क्यों स्टार्ट किया, ये मेरा कॉम्पिटिटर क्यों खड़ा किया। तो आप ये समझ सकते हो कि बिहार से आने के बाद में दिल्ली में अपने आप को स्टैंड करने के लिए एज अ एम्प्लॉय मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और एज ए एम्प्लॉयर जब मैं आज बिजनेसमैन हूँ, एक बिज़नेस कर रहा हूँ, इसमें मुझे कितना मेहनत करना पड़ा हुआ। अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब उस तरीके से ग्रोथ नहीं देख जाते, लेकिन टचवुड भगवान के दया से और मेरी सोच के वजह से, लोगों के सहयोग के वजह से, जितने भी मेरे सराउंडिंग में जो मेरी टीम है, जो मेडिकल सर्जिकल सॉल्यूशन की टीम है, जिसका स्थापना मैंने 2011 में किया था। हमारी थॉट ये थी कि सर्जिकल आइटम्स और फार्मास्यूटिकल आइटम दोनों नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स में सप्लाई देना है। बट सम हाउ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेरे पास में कम है, बट सर्जिकल आइटम्स में मैं इतना बढ़ता चला गया कि आज के डेट में अगर टॉप कंपनी के भी नाम लेंगे, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, BD है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे पास में, लाइफ स्कैन है, ASP है, सुल्क इंडिया है,
हिंदुस्तान सिरिंजेज है, तो ये सब सारी कंपनियां हमारे पास में, हंसा प्लास्ट है, कुछ न्यूट्रिशन की भी कंपनियां हैं जो हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 30 कंपनी सर्जिकल में मैंने डायरेक्ट में लिया हुआ है, 1-2 कंपनी का सुपर स्टॉकिस्टशिप भी है। जो एक आज जो मैंने एक मेडिकल एंड सर्जिकल सोल्यूशन को 2011 में एक आदमी जो सतीश श्रीवास्तव स्टार्ट किया था, लोगों को सहयोग से, जो कुछ लोग मुझे अच्छे मिले हैं इस धरती पे, जो अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड भी हैं और अपने फ्रेंड भी हैं, वो कह सकते हो फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो सबके सपोर्ट और मेहनत के वजह से आज 20 लोगों की टीम हमारी है, जो 20 लोग हम चल रहे हैं और लोग मेहनत कर रहे हैं, और पैन इंडिया में सप्लाई कर रहा हूँ। पैन इंडिया में आप समझ सकते हो कि पैन इंडिया ऐसा नहीं आता, मेरा आप प्रेजेंस आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और मेरा खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी मैंने बनाया है, medicalsurgicalsolution.com। मैं मेटा एड्स में भी हूँ, गूगल एड्स में भी हूँ, ठीक है। फिर आपका फेसबुक में भी चलता है। अदर देन दैट इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, हर जगह अपने आप को इनरोल करके रखा हुआ है। मेरा यूएसपी शायद सक्सेस का ये रहा कि मैंने हमेशा प्रायोरिटी दिया है कि सप्लाई टाइम पे करना है और किसी को डिच नहीं करना, धोखा नहीं देना है। जिस से कभी भी किसी ने एडवांस पेमेंट हमारे को दे दिया तो मुझे उसकी पेमेंट नहीं मारनी है, उसका सप्लाई टाइम से करना है। मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि जब मेरे पास में अगर कोई आदमी कुछ ऑर्डर भी देता है और वो सामान मेरे पास में नहीं है तो उससे मैं टोकन मनी भी नहीं लेता हूँ। अगर एडवांस में काम करना है तो जनरली हमारा काम एडवांस में नहीं चलता, बट दिल्ली से बाहर में एडवांस पे चलता है। लेकिन जब तक हमारे पास में स्टॉक नहीं होता तब तक हम एडवांस पेमेंट नहीं लेते। स्टॉक होता है, एडवांस पेमेंट लेंगे, फिर हम सप्लाई करेंगे। बट धोखा वाला शब्द हमने अपने बात में नहीं रखा है और मेहनत करते हैं। आज भी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9:30 तक मेडिकल एंड सर्जिकल सोल्यूशन का ऑफिस खुला होता है और पूरा डिस्पैच हम कर रहे हैं। और दिल्ली में भी कॉरपोरेट जगत के अगर नाम लेते हैं तो फोर्टिस ग्रुप्स, मैक्स ग्रुप, राजीव गांधी कैंसर, जेम पे, बत्रा हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स जो हैं जहाँ पे हम अलाइंड हैं और काम कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों ने मौका दिया मुझे काम करने का और प्रूव करने का। तो मैं सौभाग्य वाला हूँ इंसान, जो मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है, माँ बाप का प्रेम मिला है, और एक हमारे को कल्चरल, जो कहते हैं कल्चर के शब्द में ऐसे कहता हूँ, मेरे पास में जो एक सोच है मेरी कि अच्छे तरीके से चलो और अच्छे तरीके से चलाओ। दिल्ली में लोगों के समहाउ कहीं ना कहीं मैंने सोच चेंज करने की कोशिश करी है कि भाई आपको अपने जो लोग हैं जो आपके साथ में काम कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, आपकी टीम है। और टीम से आप कभी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, प्यार से बात करना है और चीज़ों को करना है, क्योंकि जो काम प्यार से हो सकता है लड़ करके नहीं हो सकता और डांट करके भी नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश यही रही है, पहले उनसे अच्छे तरीके से बात करके समझाओ और उस चीज़ को डिलीवर करो। तो हमारा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो बहुत टाइम पे है और एक आज के डेट में एमएसएस एक ब्रांड बन चुका है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कंपनी हैं जो हमारे को हर साल कोई ना कोई सर्टिफिकेट्स देती है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्टिफिकेट देती है कि हमने कुछ परफॉर्म किया। और सर्टिफिकेट पाना आसान नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपके हर जितने भी कंपनी के की पॉइंट्स होते हैं उसको आपको पूरा करना होता है। तो मैं यही कहूँगा, हर आदमी, जो भी आदमी है, आप केवल और केवल मेहनत करिए और रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए कि उसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे कर्म के लिए, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलना है। बिल्कुल। एक्चुअली हर एक चीज़ सफल के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आपने 1997 में जब यहाँ पे कदम रखा और 2011 में जब ये चीज़, कठिनाइयाँ तो बहुत सारे चीज़ बहुत आए होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कभी कभी ज़रूर आपके पास मन में खटका होगा कि उसने वो साथ नहीं दिया। 97 से 2011 के बीच में कोई ऐसा घटना आपको ज़रूर याद होगा कि वो सोच करके आप थोड़ा सा विचलित भी हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्चुअली
कोई भी डिसीजन जब आता है तो आत्मविश्वास, मतलब आत्मविश्वास तो है ही, लेकिन एक आता तो है, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा डगमगाता है। लेकिन फिर भी पूरा आत्मविश्वास के साथ ये अपने बिजनेस को स्टैंड किए। मैंने देखा है इनको, मैंने देखा है कि इसके अलावा भी एक अलग से बिज़नेस भी स्टार्ट किए थे। शायद उस समय कुछ बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, या जो जिसमें कर रहे थे, आई थिंक जिसमें आप रेस्टोरेंट खोले थे, तो उस समय भी कई सारी बाधाएं आई थी। तो कुछ ऐसा आप एक उदाहरण दें ताकि हमारे दर्शक भी देखें सच है कि ये विचलित हुए था। एक्चुअली बोल तो दे रहे हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा जो आत्मविश्वास के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ जो चल रहे हैं, माता पिता तो हैं ही, उसके अलावा ज़रूर कोई एक गुरु का हाथ होगा, या आपके कोई ऐसे मार्गदर्शक होंगे, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। होता है एक्चुअली, फ्रेंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत मोटिवेट होते हैं। हालांकि आज के दौर ऐसा है जिसको कलयुग भटयुग कहा जाता है, कई लोग कहते हैं, जिसमें अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग होता है पैर खींचने का भी काम करते हैं। भगवान एक काम किए हैं, सब मनुष्य को तो बनाए, बट ईर्ष्या का जो टॉनिक है सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिए, किसी में ज़्यादा डाल दिए। तो मैं वो घटना जब मैं पूछना चाहता हूँ जहाँ पे आप थोड़ा सा गिरे, लड़खड़ाए, लेकिन अपने आप को अपने संभाला, शायद कुछ ज़रूर घटना होगा। मैं शेयर करना चाहूँगा, ये है जब मैंने काम अपना स्टार्ट किया था मेडिकल एंड सर्जिकल सॉल्यूशन, ये 2011 के नवंबर महीने में स्टार्ट किया था। तो आप ये समझ सकते हैं 2012 ही होगा, लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ था। और 2013 के स्टार्टिंग में 2013 9 मई को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से, और एक्सीडेंट होने के बाद में ये जो मेरा राइट पैर है, सॉरी लेफ़्ट पैर है, इसमें फ्रैक्चर आया नी के पास में। ये दिल्ली के इंडिया गेट के पास में था, संडे का दिन था, और मैं किसी काम के लिए अपने ऑफिस आया था, और जब घर की तरफ जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ। वो जो मेरे बीच मतलब ज़िंदगी में जो डेज़ थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास में कुछ उस समय था नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट था और आप गिर जाते हैं। फिर भी मैंने मतलब अपने आप को बहुत समझाया। एक सर्जरी हुई, मेरे प्लेट्स लगे। मेरे 11 मई को मेरा प्लेट लग गया था एक्सीडेंट के बाद में। 9 मई को एक्सीडेंट हुआ था और 11 मई को मेरा नी में प्लेट लगा, और मैं 20 या 21 मई को हॉस्पिटल से बाहर निकला, और 2 दिन के बाद ही मैं अपना ऑफिस आना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से। पहले साथ में मेरी वाइफ आती थी, जिसका भी सहयोग बहुत रहा, और आई और आ कर के मेरे साथ में पूरे दिन ऑफिस में बिताती थी और शाम को जाती थी। कुछ दिन के बाद फिर मैं अकेले आता था। तो वो जो कठिनाई के डेज था, ना मैं चल पाता था, ना मतलब बैठ पाता था, मतलब मेरा विश्वास लेवल ऐसा ख़त्म हो गया था कि मैं ये सोचने में मजबूर हो गया था कि लोग चलते कैसे, लोगों का पैर आगे पीछे कैसे हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। तो आप वो समझ सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन लेवल या फिर वो लेवल मेरा कैसा हो गया था। बट कहते हैं ना कि गॉड इज़ ग्रेट एंड माँ से बड़ा कोई आपका नहीं होता। तो उस दौरान मेरी माँ मेरे साथ में थी, ठीक है ना, उसने बहुत हौसला दिया। मेरे पैर को ठीक करने में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। एवरीडे शाम को मालिश करना ये करना करती थी। मेरी बीवी ने भी बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने बहुत साथ दिया। तो वो जो पीरियड था मेरा, जो सबसे बड़ा कह सकते हो ज़िंदगी का ब्लैक डेज, जिसको आज भी मैं सोचता हूँ और डीप में चला जाता हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं। उस दौरान कहते हैं ना कि जब अच्छे कर्म करते हो तो कोई ना कोई आपका साथ देने वाला होता है, क्योंकि आप किसी का साथ पहले से भी देते हो। तो जब मैं नौकरी करता था तो कुछ जितने भी लोग थे पूरे नॉर्थ इंडिया के, किसी भी तरीके से कोई भी समय 12 बजे का रात हो रहा है, 2 बजे का रात हो रहा है, दिन में 2 हो रहा है, 3 बजे सुबह, कोई भी मुझे फ़ोन कर देता था और बोलता था कि सतीश भैया ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, या सतीश सर मुझे कैसे करूँ इसको। तो मैं उनको सॉर्ट आउट करके देता था। तो मैंने टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ था। तो उसी टीम में से एक सज्जन थे जिनका नाम दमनदीप सिंह है। उन्होंने मेरे ऑफिस को लगभग 2-2.5 महीने संभाला और अच्छी तरीके से संभाला।
ठीक है। मैं भी रहता था, वो भी आते थे, कभी मैं नहीं आता था, लेकिन वो संभालते थे और उन्होंने अच्छी तरीके से संभाला। एक पैसे का उन्होंने किसी तरीके से कोई हेरा फेर नहीं, और उन्होंने अच्छे तरीके से करा। फिर मैं धीरे धीरे आना शुरू किया, और मेरा एक्सीडेंट आप समझ सकते हैं इतना था कि मैं 1 साल तक वॉकर पर चला हूँ, और उसके बाद वाला 1 साल मैं छड़ी पे चढ़ा हूँ, स्टिक पे चला हूँ। तो मेरे जो मेंटल स्टेटस था आप समझ सकते हो मैं कितना फ्रस्ट्रेट होता था। कोई मेरे पास में आ जाता था तो इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लमेटिक, मतलब इतना ज़्यादा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था उस समय कि मुझे चिल्लाहट आ जाती थी। फिर ग्रेजुअली मैं चीज़ों को समझते समझते आज ठीक हुआ। और रही बात है, जैसा आपने सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा, ये मेरे ज़िंदगी का ना वो डेज है जो मैं भूल नहीं सकता। बट क्या होता है कि जब आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है जिसमें कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। कोई साइकिल चलाने वाला आदमी था मेरे सामने आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब आप किसी के साथ में कोई बुरा नहीं करते तो कोई आपको साथ देने वाला मिल जाता है, और उन्होंने साथ दिया। और मेरे कुछ जो डे 1 से कुलीग है, जब मैं दिल्ली में आया था, एक हैं दीपक ध्यानी जी, जो हम लोगों ने साथ साथ में डिफरेंट जगह पे जॉब भी किया था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई सतीश एक काम कर, तू बिज़नेस कर ले और उसका रिज़ल्ट अलग ही मिलेगा। तो उसके इंस्पिरेशन से मैंने बिज़नेस शुरू किया। उसने फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर विजुअलाइज कराया मुझे, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बिज़नेस ही करूँगा। बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने मुझे बोला कि बिज़नेस करते करते जॉब भी कर लो ताकि घर के खर्चा निकले। बट होता है ना कि मैंने हमेशा रिलेशन पे काम किया, पैसे पे काम नहीं किया था। तो मैं दिल्ली में 2005 में ही एक अपना फ्लैट ले लिया था। तो जब मैं अपना जॉब से बिज़नेस में जब मैं आया तो खर्चे के लिए एटलीस्ट ना, मुझे किराए के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं था, केवल किचन खर्च के लिए था ज़रूरत। तो वो मैं कहीं ना कहीं से निकाल लेता था यहाँ से। तो वो काम चलता रहा, और मैंने बिज़नेस के साथ में जॉब स्टार्ट नहीं करी क्योंकि मैं फोकस नहीं कर सकता था। तो मैंने केवल बिज़नेस के समय बिज़नेस ही किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। तो एक मैं कहता हूँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरी बात है, डे टू डे लाइफ में जब आप ऑपरेशनल चीज़ों में आते हैं, आपकी घनिष्ठता होती है, दोस्ती लोगों से होती है, तो कुछ लोग आपको गाइडलाइन भी देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज के डेट में किसी कंपनी में रीजनल हेड हैं, राजेश झा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया हाउ टू गो अहेड। हालांकि मैं कभी उनका बॉस भी था किसी कंपनी में, लेकिन उन्होंने भी, जैसे होता है ना कि आप जब कुछ कर रहे होते हो तो कोई आदमी, आप अपनी गलतियों को नहीं देखते, आपको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। कोई एक सच्चा मित्र ऐसा हो जो आपकी गलती को पॉइंट आउट करे और उस गलती को आप पॉजिटिव लेकर के उसको सुधारने का काम करें। क्योंकि पॉइंट आउट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस किसी के अंदर नहीं होता कि ये मेरी गलती है। तो उनके हाईलाइट करने के बाद में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, और पॉजिटिवली लेकर के उस पर वर्कआउट करता हूँ कि कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो मैंने हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करी, और एज अ रिज़ल्ट जो मैंने सोचा नहीं उससे कहीं बेटर मिला, और हमेशा बेटर मिल रहा है। भगवान से जितना मैंने मांगा नहीं, भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा दिया, और वो रिज़ल्ट यही था कि मेरे कहीं न कहीं एक माँ बाप ने संस्कार दिया था कि बेटा तू मेहनत कर, गलत चीज़ों के साथ में मत पड़। बहुत तो मैं कभी भी गलत चीज़ों के साथ में नहीं पड़ा। मैंने इतना तक किया है कि जो मेरे स्टाफ में, मतलब मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लोग थे जिसका मेरे 2 बेटे हैं, तो मुझे ये था कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने, मेरे स्टाफ में से एक बच्ची थी, उसकी शादी का में जो भी चीज़ें थी करने के बाद में मैंने कन्यादान मैंने उसको वही किया है। उसके माँ बाप ने मुझे मौका दिया कि आप कन्यादान करो सर, आप इसके पिता हो। तो ये मेरे लिए ना बड़ी मतलब गर्व की बात है, और एक ना कहीं मेरे लिए इमोशनल बात है, भावनात्मक बात है कि भगवान ने तो मौका नहीं दिया इसके लिए कि मैं किसी का कन्यादान किया, लेकिन मेरे अच्छे कर्मों के वजह से
मेरे वेल विशर जिनके साथ में मैंने अच्छा किया, शायद उन्होंने मौका दिया कि चलिए आप मेरी बेटी का कन्यादान करें। वो ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने आप को सौभाग्य वाला मानता हूँ कि मुझे ऐसा ऊपर वाले ने मौका दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें करें। और मेरी सोच ये है कि जब ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, तो लोगों का सहयोग भी करें। तो मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी कोई भी चीज़ की सहयोग होती है और मैं कैपेबल हूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ। और ये सोच हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो हम जैसे दिल्ली में आते हैं बाहर से, बिहार से, यूपी से, इधर उधर स्टेट से, सब लोगों की सोच नहीं होती कि मुझे मेहनत करना है। आज की जनरेशन सोचता है कि कम मेहनत में मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। ये सोच से थोड़ा हमारे को बाहर निकलना चाहिए। हमारे को पहले मेहनत करना चाहिए, और जब आपको मेहनत करेंगे तो पैसा तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। हर मेहनती आदमी को पैसा मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मेहनत के साथ साथ में आपका स्टार भी काम करता है, आपके किस्मत भी काम करता है। लेकिन केवल किस्मत काम कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत के भरोसे रहेंगे तो किस्मत साथ दे देगा। लेकिन किस्मत के भरोसे रहें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी साथ नहीं देगा। तो मैं तो यही कहता हूँ। तो और रही बात, इन्होंने जैसा हाईलाइट किया कि मैंने रेस्टोरेंट एक खोला था, ये बात सही है। मैंने 2018-19 में एक रेस्टोरेंट खोला था। उसमें सबसे बड़ी कमी जो मैंने देखा, जो मेरा लाइन है वो मेडिकल का लाइन है, और वो जो था बिल्कुल खाने पीने का अलग लाइन था, वो पार्टनरशिप में था। तो समहाउ वो जो चीज़ें वहाँ पे थी, इधर से उधर में मिसमैच हो रही थी सारी चीज़ें। मेरा फोकस मेडिकल एंड सर्जिकल सलूशन पे कम होता जा रहा था। मेरा एम था कि मेडिकल एंड सर्जिकल सलूशन को बड़ा करना है, उसके आगे बढ़ाना है। ये जो है क्या नाम है, रेस्टोरेंट वगैरह ठीक है, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में टाइम दिया है वो मेडिकल लाइन को टाइम दिया है। तो मेडिकल लाइन को टाइम दिया तो आप मेडिकल लाइन को आगे बढ़ाएं। फूड वाला लाइन, रेस्टोरेंट वाला लाइन में हमने टाइम नहीं दिया था। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर फोकस करने के लिए मैंने उस लाइन को छोड़ दिया। यहाँ पे जब खुशी मिलती है, जब आप ना, कोई आदमी लिटरली मजबूर है, उसकी सर्जरी होने वाली है, हॉस्पिटल में कई बार सामान नहीं होता और आप टाइम से देते हो, तो आपको लगता है कि यार मैंने किसी की हेल्प करी। मेडिकली जिसको नीड है उसको आप हेल्प कर रहे हो। कुछ ऐसे कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास में जिनको कहीं नहीं मिल रहा होता और मेरे पास में फ़ोन करके आते हैं, गूगल सर्च करके आते हैं कि जी ये चीज़ आपके पास में अवेलेबल है, तो हम लोग देते हैं। तो उसके जब नीड को फुलफ़िल करते हैं, आप किसी को पेट भरना और किसी को मेडिकली नीड फुलफ़िल करना, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। पेट जो है ना, किसी का कोई भी भर सकता है, कोई भी पॉजिटिव आदमी है तो, लेकिन मेडिकल नीड्स हर आदमी नहीं कर सकता। मेडिकल नीड वही दे सकता है जिसको उसके बारे में पता है, जो उस आइटम को रखता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक ना एक वर्ग अलग है, एक क्लास एक अलग है, जिसको कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी की सर्जरी हो रही है, आप उसको मेडिकली फिट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये चीज़ें हर जगह रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। रेस्टोरेंट वाली चीज़ें तो हर जगह मिल जाती हैं। तो मेरी सोच ये रही थी कि मेडिकली लोगों को फिट करने के लिए मेडिकल आइटम्स रखना, ठीक है, लोग जल्दी से जल्दी कैपेबल हो जाएं, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं जो भी अनफिट लोग हैं। तो इसलिए मैंने फोकस किया, और आज के डेट में ऑलमोस्ट 8 to 10,000 प्रोडक्ट्स हमारे वेयर हाउस में हैं, ठीक है, और पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। बस यही एक रीज़न रहा था कि जो रेस्टोरेंट को मैंने छोड़ने की कोशिश करी। जी। डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर का मैंने कहावत सुना था, एकला चलो रे। ये बिल्कुल सत्य और सही बात बोले थे। कितना बरस गुजर गया, लेकिन वो एकला चलो रे मतलब आप खुद अकेले बढ़िए, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कई लोग साथ भी हो जाएंगे। और इन्होंने चल के दिखाया, करके दिखाया। मैंने वो दिन भी देखा है इनका जब एक रूम में गुजारा करते थे।
एक रूम में गुजारा करते थे, और वो पल और आज का पल, इनका हक है कि वो मैंने गुजारा तभी मैंने फल पाया। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने देखा है तो मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात है, एक चीज़ और भी बताते हैं, मैं अगर अभी बहुत सारे कॉन्फिडेंट के साथ हूँ, आत्मविश्वास के साथ हूँ, तो मैं यहाँ दिल्ली जब आता हूँ तो ज़रूर इनसे मिलता हूँ, क्योंकि इनसे मिलने से बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जैसे कहावत है ना, कुछ लोग से मिलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलता है, कुछ लोग से मिलते हैं पॉजिटिव। और पॉजिटिव एनर्जी जिनसे मिलती है, सभी लोग शख्स उनके पास जाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास एक रेज़ निकलते रहता है। जैसा कि कहावत है, हम लोग के धर्म में सूर्य की पूजा होती है। सूर्य की पूजा क्यों होती है? वो प्रकाश फैलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। उसी तरह एक पॉजिटिव एनर्जी एक सफल आदमी के पास से निकलता है, और हमको ये विश्वास है कि इनके साथ जितने भी सबसे पहले हम लोग को तो संस्कार ऐसा मिला है, संस्कार की वजह से ही हम लोग, माता पिता की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और संस्कार, हम लोग में संस्कार बहुत मिला है, बड़े लोग का मिला है। जैसा कि कहा गया है, बड़े लोग कहते थे कि एक बार में 2 नाव पे कदम नहीं रखना, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे। ये बात भी सही है। इन्होंने बताया कि जिस समय ये रेस्टोरेंट खोले थे, वो उसमें थोड़ा सा ये हो गया, तो इसमें बाधाएं आई, लेकिन वो फिर थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन फिर वापस आए और अपने काम के प्रति आगे बढ़े। एक चीज़ हमें याद है कि पूरा विश्व में एक संकट आया था, कोरोना काल। मैंने देखा है कोरोना काल में ये हिम्मत की तरह जैसे समाज सेवा किए हैं, पैसे की चिंता नहीं की है, दूसरे की सेवा की है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जिस समय कोरोना काल हुआ था, क्या कौन कौन घटनाएं आपने झेला? कई लोग को देखें तड़पते हुए, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, लेकिन कोरोना काल में हर एक दिन यहाँ पे आकर के संडे हो या मंडे परवाह किए बगैर यहाँ पर कि जहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ एकदम मतलब सेना की तरह एक तरह से ये भी खड़े रहे हैं और कई लोग का जान बचाए हैं। मैं कुछ उसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। अच्छा किया आपने सवाल मेरे से किया। देखिए, वो जो पीरियड था कोरोना का, जब कोविड-19 आया था, उस समय लोगों ने क्या किया, दिल्ली में तो ऐसा लग रहा था कि जिनको कोरोना नहीं हुआ था, जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते थे, वो अपने आप को ये देखते थे कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ज़िंदगी में कुछ पैसे कमाने का। लोगों ने नहीं देखा कि लोग उसकी ज़िंदगी में जो पैसे जो तुम डिमांड कर रहे हो कहाँ से लेके आएगा, उसकी मानसिक हालत और फाइनेंशियल हालत कैसी है, लोगों ने नहीं सोचा। उस समय पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी से अर्न नहीं करना है, मैं किसी के साथ में इकोनॉमिक बाधा नहीं बनूंगा। तो जो भी चीज़ें मैंने उस समय करी, जितने भी लोग, मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैंने ना अपने आप को खुद ही ठीक कर लिया था, क्योंकि घर में ही मैंने इतना मेहनत करा अपने ऊपर। एक आइसोलेशन रूम लेकर के 4 से 5 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया था। मेहनत काफ़ी करना पड़ा था, बट ठीक हो गया था। काढ़ा वगैरह जो लोग पीते रहते सब कुछ पिया, मैंने मेडिसिन भी लिया, बट मैं उस लक्की इंसान में से एक हूँ कि मैं घर पे ही सही हो गया। और रही बात उस समय जो हम लोग सुबह से शाम तक, इवन संडे को भी हम लोग काम करते थे, उस काम के दौरान अगर हर चीज़ का रेट मतलब लोग उल्टा सीधा डिमांड करते थे। 2 रुपये के चीज़ को 20 रुपये कर दो, 20 रुपये के चीज़ को 20,000 कर दो, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती थी। 5,000 कर दो, 2,000 कर दो, 100 रुपये कर दो, मतलब कोई भी लिमिट नहीं थे। जिसको जहाँ पे जैसा मौका मिलता था, लोग उस तरीके से माल को बेच रहे थे। लेकिन मैंने उस चीज़ को, जो मेरा स्टैंडर्ड मतलब वो रेट का था आज है, वही स्टैंडर्ड पे हमने बेचा। कहीं पे कुछ आइटम जब मेरे पास में अवेलेबल नहीं है और वो किसी को चाहिए, तो बायर और सेलर को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कि भाई आप इनसे ले लो, और जो रेट मुझे मिल रहा है आप उसी रेट में ले लीजिए, मुझे इसमें कोई इनकम नहीं चाहिए। तो मैंने बायर और सेलर को दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करवा के मैंने इस पे ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि उसमें मुझे क्या था कि अगर मैं बायर से मैं लूँगा
और फिर मैं सेलर को दूंगा, तो एक ना एप्रीहेंसन होता है कि यार इसने भी कमाई कर ली होगी। तो मैंने उस एप्रीहेंसन को भी दूर करा और मैंने कोशिश करी कि डायरेक्ट ही दोनों के आपस में मिलवा दो, टेलीफोन की बात करवा दी, टेलीकॉन में ले लिया और बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाया। और हर हॉस्पिटल में, हर जगह, चाहे डायरेक्ट पेशेंट को देना है, हर जगह जितना मुझे मतलब बन सका था, मैं ये कह सकते हो कि एक जो मिनिमम मार्जिन जो आज हम कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने काम किया। किसी से हमने एक्स्ट्रा उस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करी जिन्होंने होड़ मचा लिया था, लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझ लिया था। एक ये आपदा था जो आया था और उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। और कोविड-19 कोरोना वायरस किसी इंडिविजुअल को पहचान करके नहीं आ रहा था कि भाई इस इंसान है, इसके पास में नहीं जाना है, वो किसी को भी हो रहा था। लेकिन पीपल जो सेल्फिश हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो लोग उसका रिगार्ड नहीं कर रहे थे, उस इंसान की इज्जत नहीं करते। कोरोना हो गया, इसको अच्छा हुआ, चल इससे पैसा कमा लेते हैं। अरे भाई, उस जगह पे आप भी हो सकते हो। आप ये सोचो, तो आपको अर्न नहीं करना है, ऐसे जगह पे आपको सेवा करनी चाहिए। तो उस समय मैं तो कह सकता हूँ अर्निंग से ज़्यादा मैंने सेवा करने की कोशिश करी और डे नाइट करने की कोशिश करी। मेरे घर के चारों तरफ बैरिकेड्स लगे होते थे जाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने आई कार्ड बनवा करके, परमिशन ले करके हर जगह से हमने जाने की कोशिश करी और कहीं हमारे को रोका नहीं। मैंने पुलिस वाले को, जो जहाँ पे हर जगह बैरिकेड लगा के रखते थे, वहाँ पे जाके फेस मास्क, सैनिटाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बांटे। ठीक है ना। कहीं कहीं पे लोगों ने मतलब बना रखा था कि किसी को मतलब खाना खिलाना है, करना है, तो उन सब चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट करना। बट ये चीज़ें बताना नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, जितना मेरे से बन सकता, जितने के लिए मैं सक्षम था, कैपेबल था, वो मैंने किया। और कोरोना वायरस के समय को मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं, आपदा समझ करके लोगों की सहायता करी है। और मैं सब लोगों से ही गुजारिश करना चाहता हूँ, कभी भी कोई ऐसा आपदा आए तो लोगों को सेवा करें। सेवा का ये नहीं सोचिए कि इस समय मेरा मौका है और मैं इनसे पैसा कमाऊं। पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन जब आपको सेवा करनी है तो सेवा करें, उसको मौका ना ढूंढें कि पैसे कमाने का मौका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपके जितने भी टीम मेंबर हैं, मैं आपके मुंह से नाम जानना चाहता हूं, प्लीज़। देखिए, मेरे टीम मेंबर में अगर मेरे पास में लोग 12 साल से भी हैं, 11 साल से भी हैं। मेरे टीम मेंबर में जो सबसे पुराना है लड़का, एक रोहित है, रोहित कुमार मंडल, जो मेरे पास में 2013 से है। मंजीत है, वो भी 2013 से, मंजीत लड़की है। फिर राकेश दुबे है, वो 2014 से है। फिर आपका साहिल है, वो 2018 या 19 से है। फिर हमारे पास में एक दिलीप है, वो भी 2019 से है। फिर एक देवेंद्र है जो 2022 से है। फिर ऋतिक है, वो भी 2022 से है। फिर आपका क्या कहते हैं, सुनील श्रीवास्तव हैं, जो मेरे साथ में ही हैं। फिर 3-4 लड़कियां हैं, जैसे कि है प्रियंका है, प्रिया है, कंचन है, सोनी मिश्रा, जिसका मैंने कन्यादान किया है। शादी के बाद में उसके ससुराल वाले या उसके फैमिली फाउंडेशन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आती है काम करने के लिए। लेकिन मैं इतना फॉर्चुनेट इंसान हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैंने उसको बोला तुम वर्क फ्रॉम होम करो, तो वर्क फ्रॉम होम वो करती है। एक अंकित जी हैं मेरे साथ में, एसोसिएट्स के मतलब मेरे टीम का मेंबर हैं। फिर सतीश नाम है, सत्या उसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका क्या नाम है, और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लड़कों का नाम। हाँ, तो मतलब 20 लोग हैं मेरे पास में जो काम कर रहे हैं। हाँ, एक पुनीत है, ठीक है, एक प्रदीप है, ठीक है। तो ये सब काम कर रहे हैं लड़के, और अच्छे लड़के हैं। और टीम जब मेहनत करती है तो अच्छा है। एक दिव्यांश है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। दिव्यांश ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान है, अच्छा कर रहा है, ठीक है।
एक रीता हैं जो हमारे साथ में चाय वगैरह सब देती हैं। एक सोनी झा नाम की लड़की है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो नंबर ऑफ़ पीपल हैं मेरे साथ में जो ऑलमोस्ट 20 के करीब हैं, और मुझे प्राउड है इन सब पे जो एक अच्छी सोच के साथ में काम कर रहे हैं। और उनको भी मैंने यही बोला है कि भैया आप काम करो, रिज़ल्ट की चिंता ना करो, फल की चिंता ना करो, फल देने वाला सब ऊपर वाला है। मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ सैलरी कोई किसी को नहीं देता। आप मेहनत करते हो, कंपनी को प्रॉफिट देते हो, उसमें से ही आपकी सैलरी निकल के आती है। और उस प्रॉफिट में से कंपनी आपको अगर 10 रुपये दे रही है तो 10 रुपये या 15 रुपये कंपनी भी बचा रही है। लेकिन कंपनी क्या है, एक रिसोर्स है आपके लिए कि आप वहाँ से अर्न कर सकते हो, क्योंकि उनका एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कोई भी कंपनी किसी को सैलरी नहीं देती है। वो जो एम्प्लॉय होता है वही अपनी सैलरी निकालता है। नहीं तो अगर सैलरी देती है अगर कोई कंपनी तो कह दे कि बैठा करके सैलरी दे। विदाउट वर्क कौन सैलरी देती है? कोई भी कंपनी विदाउट वर्क पैसा नहीं देती, किसी को सैलरी नहीं देती। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम डिजर्व कर रहे हैं, अगर वर्क नहीं करते तो हम डिजर्व नहीं करते। कहावत है ना, पहले डिजर्व एंड डिजायर। तो डिजर्व आप तभी कर रहे हो जब आप काम कर रहे हो, और डिजायर आप कर सकते हो, लेकिन डिजायर का डेफिनेशन बहुत अलग है, क्योंकि हर आदमी का डिजायर हर कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता। भगवान भी फुलफ़िल नहीं कर सकता किसी के डिजायर को, आपके नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। और डिजायर को अगर फुलफ़िल करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, क्योंकि फिर आप जो चाहें वो करें। डिजायर का मतलब तो होता है जो चाहें वो करें, और उसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं अगेन कहूँगा विजुअल न्यूज़ आर्ट के सभी दर्शकों को कि आप मेहनत करें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें, एक अच्छे संस्कार के साथ में चलें। और जिसको भी आप बताना चाह रहे हैं, जिसको भी एक गाइडलाइन देना चाहते हैं, किसी से ईर्ष्या मत रखिए, अपने काम पे खुश रखिए। भगवान ने जिसको भी इस धरती पे भेजा है, हर आदमी को काम करने का, हर आदमी को अर्न करने का इक्वल राइट्स हैं। किसी के पास में ज़्यादा और किसी के पास में कम नहीं है, बट हर आदमी अपने कर्म के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से ही अर्न कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।